दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं करंट अनप्लग्ड के संपादक राजीव रंजन सिंह। राजीव जी, स्वागत है आपका नई परख के मंच पर। राजीव जी, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को अचानक हो क्या गया है। अभी अभी तो बंगाल का उन्होंने चुनाव जीता, असम का चुनाव जीता, खूब जश्न मनाया और ये दावा किया कि बंगाल में हम लोगों ने एक कोई सिविलाइजेशनल रेनेसांस कर दिया है, मतलब एक सभ्यता मूलक पुनर्जागरण कर दिया है हम लोगों ने बंगाल के अंदर। इस प्रकार के उन्होंने दावे किए। ये भी कहा कि 12वीं शताब्दी के बाद पहली बार कोई हिंदू सरकार बनी है बंगाल में, इससे पहले कभी बनी ही नहीं थी। तो ये सब दावे कर रहे थे वो, अचानक उन्होंने कुछ इस तरह के वक्तव्य दिए, जनता को इस तरह की बातें कहने लगे कि उससे पूरी अर्थव्यवस्था में भगदड़ मच गई है, बेचैनियां पैदा हो गई हैं, स्टॉक मार्केट टूट गया है। स्टॉक मार्केट भी, सेंसेक्स भी टूटा, निफ्टी भी टूटी। ये सब क्यों और क्या हो रहा है? जरा स्टॉक मार्केट और इस प्रकार की स्टॉक मार्केट में जो बेचैनियां पैदा हुई हैं, जरा इस दृष्टिकोण से देख के आप जरा इसको डिकोड कीजिए। प्रधानमंत्री ने जो कहा है, और एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार कहा है। जी। बहुत बढ़िया सवाल है अभय जी आपका। देखिए, वर्ल्ड का कोई दूसरा मार्केट नहीं ऐसा टूट रहा है, ऐसा नहीं गिर रहा जो भारत का निफ्टी या सेंसेक्स कह लीजिए जिस कदर बेदर्दी के साथ में तोड़ा जा रहा है। और ये टूटने का जो मेन कारण है वो मोदी जी ने जो वक्तव्य दे दिया रविवार को कि सोना 1 साल तक मत खरीदिए और पेट्रोल डीजल जो है आप सोच समझ के खर्चा कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। आई मीन इस तरीके के स्टेटमेंट्स ने जबरदस्ती का पैनिक जो है, वो पैनिक बटन जो है वो प्रेस कर दिया इन्होंने। पब्लिक जो है थोड़ी पैनिक हो गई, इन्वेस्टर्स पैनिक हो गए हैं और अब ऐसा महसूस होने लगा है इन्वेस्टर्स को कि भाई हमारे जेम्स बॉन्ड डोवाल साहब हुए या विदेश मंत्री हुए, ये पूरे विश्व भर में घूम के आ गए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि ये सारा भ्रमण घूम के आने के बाद भी रुपया गिरता ही चला जा रहा है, टूटता ही चला जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो उससे ये प्रतीत हो रहा है, ये सिग्नल जा रहा है कि भारत अब अपने उस पे है, मतलब कोई उसके साथ में अलाइड नहीं है जो उसको बचाए। तो 140 करोड़ की जनता जो है वो आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, इन सभी चीजों के लिए कहीं मोहताज ना हो जाए, ये इन्वेस्टर्स के दिमाग में आ रहा है। ये पहले से भी था, पर इन्होंने इस तरीके की बातें करके जो है वो पैनिक बटन को प्रेस कर दिया। अब ये करना नहीं चाहिए था। मतलब इसका क्या फायदा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये सब बोल के फायदा क्या था। ठीक है, पर इसका नुकसान जो है ये पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं। कल 320 पॉइंट से मार्केट निफ्टी को तोड़ा, आज 400 पॉइंट के ऊपर, 450 पॉइंट के ऊपर तोड़ दिया है। तो 800-900 पॉइंट निफ्टी, 2500 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स टूट गया है। और वर्ल्ड का कोई दूसरा मार्केट जो है यहां तक कि कराची स्टॉक मार्केट भी ले लें आप, जिसके ऊपर हम हंसते हैं, वो भी इस तरीके से नहीं टूटा जो हमारा इंडिया का मार्केट टूट रहा है। और ये जो ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा है, या कह लीजिए कि खाड़ी में जो भी द्वंद्व चल रहा है, उसको यदि ठीक से समझना है तो मैं सबको बोलता हूं कराची स्टॉक मार्केट पे ध्यान रखिए, क्योंकि इस पूरे वॉर के अंदर मध्यस्थता कराने वाला जो देश है वो पाकिस्तान है। और कराची का पूरा स्टॉक मार्केट पाकिस्तान के पूर्वी जनरल जो है, रिटायर्ड जनरल लोग जो, या करप्ट पॉलिटिशियन जो है, ये लोग मिलके चलाते हैं। ठीक है, पूरा पैसा जो उन्हीं का है। इनके पास में वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है वॉर को लेके जो किसी और के पास आपको नहीं मिलेगी। तो कराची का मार्केट किस तरीके से स्टॉक मार्केट बिहेव करता है, इससे बहुत कुछ हमें आइडिया मिलता है। एटलीस्ट अगर ईरान वॉर, या आप कह लीजिए कि अमेरिका और ईरान का ये जो द्वंद्व है, यदि इसी कारण से पूरे विश्व भर में मंदी का एक माहौल बन रहा है, तो कराची स्टॉक मार्केट से अच्छा कोई ये नहीं है, इंडिकेशन नहीं है। पर आप देखें तो वो भी नहीं टूट रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जिसका इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है, जो इंडियन मार्केट को तोड़ रहा है। और वो फैक्टर बहुत, मैंने सोचा तो मुझे एक ही नजर आया कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दे दिया, उससे एक सिग्नलिंग हो रही है, एक सिग्नल जा रहा है अपने गुजराती स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले, खेलने वाले भाइयों को। उन्होंने एक हिंट दे दिया है, कहीं आगे आने वाले दिनों में कैपिटल कंट्रोल तो नहीं लग सकता,
कहीं आगे आने वाले दिनों में कैपिटल इंटरेस्ट। कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? कैपिटल कंट्रोल का मतलब ये हो कि आज आप मतलब एक जस्ट लेमैन वाले लैंग्वेज में समझाऊं कि भारत से बाहर जो पैसा जा रहा है, जिस सुगमता के साथ जा रहा है, निर्बाध रूप से जा रहा है, उस पे कहीं ना कहीं बैरियर लगाना है। यानी कि सोना जो हम आयात करते हैं, हो सकता है गोल्ड इंपोर्ट पे बैन लग जाए या गोल्ड इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ जाए, ठीक है। तो ये कैपिटल कंट्रोल का तरीका हुआ। भारत सरकार $2 लाख तक साल में भारत से बाहर मुझे भेजने का एक तरीके से अधिकार देती है। वो शायद $2 लाख से घटा के $1 लाख कर दें या कंप्लीटली रोक लगा दें। आई मीन जो आप कैपिटल को बाहर लेके जा सकते हो इजीली, उस पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना, फुल स्टॉप लगाना, इसको कैपिटल कंट्रोल कहा जाएगा। तो ये अब भय लगने लगा जिस हिसाब से इन्होंने कह दिया कि सोना 1 साल तक ना खरीदे। आई मीन क्या जरूरत है, मतलब ये बोल के इससे कुछ मिल नहीं रहा। देखिए कॉमोडिटीज में एक चीज समझिए अभय जी, कॉमोडिटीज में बढ़ते हुए प्राइजेस, बढ़ते हुए दामों का एक ही इलाज है जो इस बढ़ते हुए दामों को वापस नीचे लेके आए, और वो है खुद दाम, खुद ही प्राइस। जब प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है तो लोग उस चीज को खरीदना बंद कर देते हैं और फिर ऑटोमेटिकली वो प्राइस नीचे आ जाता है। तो हायर प्राइस जो जा रहा है उसका करेक्शन जो है वो खुद प्राइस ही है। तो आप इस तरीके की बातें करके लोगों को इमोशनली जो है वो ये करके अपील करके आप इसमें कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आप यकीन नहीं करेंगे, आज सुबह से 5 अलग अलग लोगों ने मेरे को मैसेज भेज दिया है, इंदिरा गांधी की एक न्यूज कटिंग, कि उन्होंने भी कहा था कभी कि भाई लोग जो हैं वो सोच समझ के पेट्रोल डीजल खर्च करें, सोना सोच समझ के खर्च करें। आई मीन एक ही तरीके का मैसेज इतने सारे लोग भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि भाजपा का जो डिजिटल सेल है उसके हाथ कहीं ये लगा है और वो पूरे इंडिया में अब सर्कुलेट कर रहा है सबके पास में, ठीक है। तो ये सब चीजें करने की जरूरत है। इससे क्या हो रहा है, पैनिक बटन जो है ये पुश कर रहे हैं और कांग्रेस या कोई दूसरा विपक्षी दल कुछ बोले नहीं, इसके लिए वो इंदिरा गांधी की जो कटिंग है वो हर जगह घुमाई जा रही है। तो लेकिन राजीव जी ये तो एक हकीकत है कि इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी 1984 में उनकी हत्या कर दी गई, और तो 1904 उस वक्त तक तो भारत में मारुति कार का भी आगमन नहीं हुआ था। तो भारत में मोटर रिवोल्यूशन ही नहीं हुई थी, न सड़कों पे इतनी मोटरसाइकिलें घूमती थी, न सड़कों पे इतनी। दिल्ली तो इस वक्त कारों का नर्क बना हुआ है। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं जानता हूं कि दिल्ली में सुबह सुबह और शाम कार निकालना कितने बड़े संकट का सामना करना। आप ट्रैफिक में बुरी तरीके से फंस जाएंगे, ये हालत है। और अब तो गिग वर्कर्स हैं, उनकी रोजी रोटी मोटरसाइकिल पे और मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के ऊपर निर्भर है जी। यहाँ वो मैंने देखा हुआ है, मैंने देखा, आप ठीक कह रहे हैं। तो ये जो इंदिरा गांधी के नाम पर अगर ये प्रधानमंत्री के भाषण को सही ठहराना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने जो तथाकथित सलाह दी है इसको सही ठहराना चाहते हैं, तो मुझे तो लगता नहीं कि लोगों के गले ये बात उतरेगी। इसीलिए लोगों में घबराहट फैल रही है। क्या ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के लिए माहौल बनाने की कोशिश नहीं है? पहली बात देखिए इनको माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये हर जगह दाम बढ़ रहे हैं तो भारत में भी बढ़े, तो लोगों को समझ में आता है कि पेट्रोल और डीजल भारत में होता नहीं है, हमको बाहर से आयात करना पड़ता है। परंतु ये जो अभी मूर्खता कर रहे हैं, ये जून 5 1967 का हिंदू का ये जो कटिंग लेके जो ये घुमा रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने ऐसा कहा, इंदिरा गांधी ने ऐसा कहा, इसका कोई हक नहीं है। 1967 आपने सही बोला, 1967 का भारत कैसा था? आजाद हुए मात्र 20 साल हुए थे भारत को। आज 2026 का भारत है। आप 1967 का इंदिरा गांधी ने जो कहा था वो आज आप घुमा के क्या आप हासिल करोगे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्या है, एक बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो बात ये है कि भारत यदि सही तरीके से चल रहा रहता तो इस तरीके का पैनिक बटन पुश करने की प्रधानमंत्री को जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग हर जगह घूम के आ गए। रुपया हम देख रहे हैं कि नीचे ही गिर रहा, रुपया बढ़ नहीं रहा है। जो चीजें अभी तक छुपी थी अब वो कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो है बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है। और इनको भय सता रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही विभत्स रूप से बाहर ना निकले। इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है कि लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाए।
पेट्रोल डीजल का तो भाव ये बढ़ाएंगी, वो बढ़ना ही है, वो स्वाभाविक है, वो सबको मालूम है। और उसमें जनता कोई ज्यादा आक्रोश में भी नहीं आनी आएगी, ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं सब प्राइस 2021-2022 में। जब यूक्रेन वॉर 2022 में चालू हुआ था उसके पहले भी इन्होंने जम के प्राइसेस बढ़ाए थे, तो कोई ऐसा आक्रोश तो जनता में फूटा नहीं था। उस टाइम में कन्विंस कर लिया था इन लोगों ने, और उस टाइम में $100 पर बैरल पे ऑयल था, वो जब $60-65 भी आया तो भी वही प्राइस हमसे ये चार्ज करते रहे पिछले 3 साल से। तो जनता को तो लूटा ही रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स वसूला जाता है विश्व के किसी भी अन्य राष्ट्रों में, वो देश के रोड पे खर्चा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने पे। हमारे देश में जो पेट्रोल डीजल पे टैक्स लिया जाता है उसका इस्तेमाल करते हैं लाडली बहना और लाडला भाऊ जैसी योजनाओं में, यानी अपने फिस्कल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और वेलफेयर स्कीम्स को देने के लिए उसका प्रयोग होता है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। तो लोगों को ये चीज पहले से ही मालूम है कि सरकार हमसे बहुत ज्यादा पैसे वसूल रही है डीजल और पेट्रोल के नाम पे, तो उसके लिए हवा बनाने की जरूरत नहीं है। हवा किस चीज के लिए बनाई जा रही है? एक पहले सिग्नल दिया जा रहा है, ये सरकार जो है ये स्टॉक मार्केट के लिए जीती है और स्टॉक मार्केट के लिए मरती है। इसीलिए अमित शाह जी 2024 में कहते हैं कि भैया स्टॉक्स खरीद लो। देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि स्टॉक खरीद लो, हमारी सरकार आने वाली है। यह अभूतपूर्व है, ये पहली बार देखा गया भारत के इतिहास में। वही प्रधानमंत्री यदि आज कुछ सिग्नलिंग दे रहा है तो वो स्टॉक मार्केट को ही ध्यान में रख के दे रहा है। अब मुझे भय लग रहा है, डर लग रहा है कि लोग जो इनके सिग्नल्स को समझ सकते हैं वो पहले से मार्केट में पोजीशन बना के बैठ जाए, तो रिटेल या बाकी लोगों का गला कटना तय है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस तरीके के स्टेटमेंट से बचना चाहिए था हमारे प्रधानमंत्री को। उन्होंने क्यों ये स्टेटमेंट दिया मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये किसी भी तरीके से स्टेटमेंट ने देश का भला नहीं किया, स्टॉक मार्केट का भला नहीं किया, उल्टा पैनिक क्रिएट किया है। और ये पैनिक बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा हेडेक साबित हो रहा है। जी अभय जी। अच्छा, एक और कारण हो सकता है, मैं भी आपकी तरह से अंदाजा लगा रहा हूं, कयास लगा रहा हूं, एक और कारण हो सकता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो संकट में इन लोगों को दिखाई पड़ा हो, क्योंकि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने जितनी भी चीजों के लिए लोगों को नसीहत दी है कि आप ये ना करें वो ना करें, उन सब चीजों को खरीदने में सब चीजों को इंपोर्ट करना पड़ता है। खाद इंपोर्ट करनी पड़ती है, सोना इंपोर्ट करना पड़ता है, तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। आप विदेश जाते हैं, विदेशी छुट्टी मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, उसमें भी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तो ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती हो, क्योंकि सरकार के पास, मतलब इस संदेश का मतलब ये निकलता है कि सरकार के पास कुछ विदेशी मुद्रा का या तो टोटा हो गया है या टोटा होने वाला है। ये सही है, युद्ध के दौरान काफी भारत को विदेशी मुद्रा आमदनी के जो स्रोत थे वो स्रोत सूख गए हैं। रेमिटेंस, जो विदेश में लोग कमा के भारत पैसा भेजते थे, वो बहुत कम, ना के बराबर हो गया है। एफडीआई जीरो हो चुका है भारत का। जो एफआईआई, फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो थे वो अपना सब माल पानी निकाल के स्टॉक मार्केट से अमेरिकी स्टॉक मार्केट की तरफ जा चुके हैं। ये सब हो चुका है। दूसरे, भारत का एक्सपोर्ट कोई खास है नहीं। जो उनका एक्सपोर्ट जो मेक इन इंडिया था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। भारत को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट बढ़ाने की बजाय इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने की बजाय इंपोर्ट ओरिएंटेड हो गई है। तो ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के शायद इन लोगों को लगा है कि अब ये समस्याएं काफ़ी गंभीर रूप ग्रहण कर चुकी हैं, इसलिए डॉलर बचाया जाए। सर, इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है और जो लोगों को पता नहीं है। मैंने और आपने ना जाने कितने, आधे दर्जन तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर में प्रोग्राम कर चुके हैं इसके ऊपर में। तो ये इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। इससे दो ही बातें साबित होती है, या तो ये कि बहुत कम नई परख जैसे चैनल हैं आज की डेट में, मीडिया के भाग हैं भारत में, जो जनता को सत्य से अवगत कराते हैं। क्या सिचुएशन चल रही है इससे अवगत कराते हैं। हो सकता है मोदी जी ने नए परख नहीं देखा हो, इसलिए उनको अंदाजा नहीं हो कि भाई ये चीज जो है ये तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में, मैं क्या समझा रहा हूँ, फुर्सत है नई परख देखने की। या तो ये एक चीज है।
मोदी जी ने नहीं देखा है, उनके सलाहकारों ने सिर्फ आईना देखते हैं, उसमें अपना चेहरा देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते हैं। बस। उनके उनके सलाहकार उन्हें कुछ बता देते होंगे, क्लिपिंग दिखा देते होंगे या समरी पेश कर देते होंगे, इससे ज्यादा हाँ, मोदी जी कुछ नहीं करते। जो तुमको वो पसंद वही बात करेंगे वाली जो बात है उनके सामने होती होगी सलाहकारों द्वारा। पर मेरा कहना ये है कि पब्लिक डोमेन में ये चीजें हैं, एटलीस्ट नए परख चैनल देखने वाले लोगों को ये चीजें पता है। ठीक है, 10 बार मैंने कम से कम इस चैनल पर समझाया होगा कि फॉरेक्स रिजर्व नहीं देखना है, फॉरेन करेंसी एसेट देखना है। देश का सोना बेच के कोई इंपोर्ट नहीं करता है। जो डॉलर पाउंड का हमारे पास में येन युआन जो रिजर्व है, यूरो जिसको एफसीए कहते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट, वो हमारे पास में उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, पर कहने का अर्थ यह है कि इससे ये चीज स्पष्ट होती है कि भारत सरकार अभी तक पब्लिक डोमेन में एक छल, एक ऐसा व्यू रचना कर रही थी जो आप कह लीजिए कि मिराज जिसको बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं, एक मिराज। हाँ, में हाँ, तो वो जो है वो एक रच रही थी जिसमें आपको वास्तविकता नहीं नजर आ रही थी। अब इनको डर लग रहा है, अब इनको भय सता रहा है कि अब तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। और ये ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है भाई। ना तो आप ईरान को कुछ कर सकते हो, ना अमेरिका को कुछ कर सकते हो। और आप रशिया घूम के आ गए, आप फलाना ठिकाना ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री यूरोप घूम के आ गए। आपको ये समझ में आ रहा है कि फिर जा रहे हैं घूमने, फिर जा रहे हैं घूमने, फिर जा रहे हैं घूमने, हाँ, पूरा कॉन्टिनेंट यूरोप घूमने जा रहे हैं, इटली घूमने जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट भी जाएंगे। बस 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 एकदम बढ़िया। तो जब देश में लोगों को बोल रहे हैं कि आप फॉरेन की यात्राएं ना करें, तब हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो विदेश की भरपूर यात्राएं कर रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं डीजल पेट्रोल नहीं खर्च करना चाहिए, अपने कारों का काफिला जो है हर मंत्री देख ले, प्रधानमंत्री देख ले, तो इनको खुद शर्म आ जाए। तो ये जनता के लिए तो इस तरीके की बातें करेंगे, अरे कंज्यूम कम करो, पेट्रोल डीजल का खर्चा कम करो, फॉरेन घूमने मत जाओ। आप क्या कर रहे हो? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आज की डेट में ऐसी कौन सी बात है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप इटली के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या फ्रांस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से नहीं कर सकते हो? आपको जाने की क्या जरूरत है? व्हाई आर यू विजिटिंग? अगर पैसे कम है, अगर फॉरेन करेंसी का प्रॉब्लम है, तो आपको कौन बोल रहा है जाने के लिए? आप क्यों जा रहे हो? आप क्या सिग्नल दे रहे हो? ठीक है, तो आप कर तो कुछ और रहे हो, बोल तो कुछ और रहे हो। बोल रहे हो कि भाई देश के 140 करोड़ जनता जो है मेरी, आप विदेश बाहर घूमने मत जाओ। और कर क्या रहे हो? मैं जा रहा हूं विदेश घूमने, आप देखते बैठो अपना गर्मी में, तो मैं चला घूमने बाहर। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सारी जो चीजें हैं ये लोगों को कंफ्यूज कर रही है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इनके बस में नहीं हो, तो पहले से चिड़े हुए हैं, पहले से चिड़े हुए हैं। निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में बोल दिया हमको फॉरेन इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं है, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही काफी हैं। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स औकात दिखा रहे हैं। 2 लाख करोड़ जब चले गए देश से बाहर, और जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरना चालू हुआ, तो अब इनको दाएं बाएं, मतलब एरोगेंस की भी एक सीमा होती है। इन्होंने एरोगेंस की सारी सीमाएं पार कर दी। या तो ये एरोगेंस है, या तो ये इग्नोरेंस है, या तो फाइनेंस मिनिस्टर को समझता ही नहीं है कि इंडिया का फाइनेंशियल जो है इनहेरेंट स्ट्रक्चर क्या है, जो इस तरीके की बातें करती हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि ये कैपिटल स्कार्स कंट्री है, इसमें पूंजी की कमी है। मैं जो पूंजी बाहर से लेके आ रही हूँ उन लोग को चिढ़ा नहीं सकती हूँ, उनके खिलाफ मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। उल्टा काम कर दिया। तो या तो ये इग्नोरेंस है या एरोगेंस है जिसके कारण आप चिढ़ा रहे हो उनको। आप कैपिटल गेन टैक्स, स्मॉल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा रहे हो, आप जो है कैपिटल गेन भी ले रहे हो और एसटीटी भी ले रहे हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो आपके नियम कानून ऐसे हैं जिससे एफआईएस चिढ़ गए, पहली चीज। दूसरा आपका इग्नोरेंस है कि एरोगेंस है, मालूम नहीं, पर जो भी है इस देश को भारी पड़ रहा है। तीसरा, आप जो सिग्नलिंग दे रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं जनता को जो है वो पैसिफाई करने की या उनको भविष्य के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं, हो उल्टा रहा है। लोग पैनिक में आ जा रहे हैं और पैनिक में आके इस तरीके काम कर रहे हैं। तो ये जो भी दावे खेल रहे हैं, मेरे को याद आ रहा है अभय जी, मैं आपको बताता हूं 2013 में जब कभी भी चिदम्बरम जी टीवी पे आते थे, मार्केट जो है 2% धड़ाम गिर जाता था। यानी लोगों को इतना ज्यादा उनका चेहरा नापसंद हो गया था इन्वेस्टर्स को कि चिदम्बरम जी टीवी पे आया और मार्केट 2% 1.5% टूट गया। अब वही सेम चीज जो है मैं मोदी जी के साथ में देख रहा हूं।
चिदम्बरम जी के आने पे जब मार्केट धड़ाम होता था तो कांग्रेस जो थी वो 206 से 54 पे आ गई या 45 पे आ गई, मैं भूल गया कितने 2014 में क्या मिला था। अब वही चीज जो है, क्या मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चाहते हैं? और ये अपने आप में बड़ी आश्चर्य करने वाली बात होगी कि जब एक एक करके हर राज्य हर किला फतेह कर रहे हैं, उस टाइम में मोदी जी के टीवी पे आने पे मार्केट क्यों गिर रहा है? मोदी जी की लोकप्रियता गिर रही है और भारतीय जनता पार्टी हर राज्य को फतेह कर रही है। ये आपस में ही जो है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। आपने 2014 से लेके 2024 तक एक ही बात चलाई कि मोदी मैजिक है, मोदी है तो भाजपा है। अब जब मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, मोदी जी का चेहरा लोग पसंद नहीं कर रहे, उनकी बात सुनते से मार्केट धड़ाम धड़ाम नीचे गिरने लग जा रहा है, उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी हर राज्य जीत रही है। कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इस देश में, और उस गड़बड़ को जो है फॉरेन इन्वेस्टर झेलना नहीं चाहता है, इसलिए बाहर निकल रहे हैं। और अब जो सरकार में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी भय सता रहा है, डर लग रहा है कि कहीं हमारे हाथ से जो है चीजें बाहर ना निकल जाए। और दुख की बात यह है कि इस तरह की बातें आज की डेट में मीडिया में कोई कर नहीं रहा, कोई बात ही नहीं करता है एनालिसिस इस टाइप का। इस कारण से हो ये रहा है कि पैनिक बहुत ज्यादा फैल रहा है। मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि भारत की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, पैनिक ना करें आप लोग। पैनिक करके जो है आप अपना ही नुकसान करोगे। तो स्टे काम, पहले भी बताया था कि भाई आप लोग अंट शंट जगह एग्रेसिव होकर इन्वेस्टमेंट ना करें, परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि बड़ा बड़ा मार्केट से पैसा पूरा निकाल ले, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो इतनी रफ्तार से जाएगा कि आपके पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हिसाब से ही काम करना है। और पहले भी आपको और मैंने अभय जी ने और मैंने बताया था कि सोच समझ के पैसे खर्च करने हैं। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है भाई ये तो दैनिक मर्रा रोज की चीजें है ना, डीजल पेट्रोल। अब ये बात कही जा रही है कि मोदी जी या भारत सरकार जो है कहीं पेट्रोल और डीजल की राशनिंग का काम ना चालू कर दे। इसका अर्थ ये होगा कि पेट्रोल को जो है वो कम महत्व दे और बोले कि डीजल ही बनाओ, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल इकोनॉमी डीजल पे रन होता है। तो जितने भी इंडस्ट्रियल सिटी है जहां प्रोडक्शन, वहां डीजल सुगमता के साथ में जाना चाहिए, पर जो मिडिल क्लास पेट्रोल यूज करता है उसकी राशनिंग करनी चाहिए। अब सीधी बात है, जो रिफाइनरीज हैं, ये तो पेट्रोल और डीजल तो रिफाइंड प्रोडक्ट है, तो वो रिफाइनरी जो है वो पेट्रोल का रिफाइन कम और डीजल का बढ़ा दें। इस तरीके की बातें भी आज मार्केट में लोग कर रहे हैं कि भाई इसके कारण भी पैनिक फैल रहा है। तो कहने का अर्थ है कि मोदी जी का जो रविवार का भाषण है, ये लेने के देने पड़ गए हैं सरकार को, बहुत ही उल्टा साबित हो गया है। और ये इंदिरा गांधी की वो न्यूज कटिंग 1967 की घुमा के जो है क्या हासिल होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी अरविंद जी जी। राजीव जी, आपने जो विश्लेषण किया उससे तो यही लगता है कि जो भविष्य है अर्थव्यवस्था का वो कुछ संकटग्रस्त है, और मोदी जी को उनके सलाहकारों ने शायद ये बता दिया है कि कुछ ना कुछ उन्हें करना पड़ेगा, या वो किसी ऐसे दांव में हैं जिनको हम लोग अभी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपकी बात सही है, अगर उन्हें दाम बढ़ाना है पेट्रोल डीजल के तो उसके लिए ये सब इस तरह से घबराहट फैलाने की और कोविड के ज़माने की किफ़ायत करने की ज़रूरत नहीं है। और उनके जो समर्थक एंकर और एंकरनियाँ हैं वो लगातार उसका समर्थन कर रहे हैं कि मोदी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मोदी मोदी तो उनके लिए कुछ गलत कर नहीं सकते। लेकिन बाजार के अंदर तो हालत खराब है, यहाँ पे सब 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 कुछ टूट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी की। और ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें प्रतिपल कुछ नया घटित हो सकता है, और हम लोग उस पर नजर रखेंगे और जल्दी ही फिर इस सवाल की ओर मिलेंगे। धन्यवाद।